गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 2 से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। ठीक है। दूसरा, इसको ये भी कहा जाता है एक बीजाणुज भ्रूणकोश का परिवर्तन। क्वेश्चन दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। ये भी लिख सकते हैं एक बीजाणुज भ्रूणकोश के परिवर्तन को समझाइए। तो आप ध्यान रखना, एक बीजाणुज, एक बीजाणु का मतलब क्या होता है, आपको बताए थे मैंने कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में 3 तो क्या हो गए थे, नष्ट, बचा एक ही था, इसलिए इसको एक बीजाणुज भ्रूणकोश का परिवर्तन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 2017 में बोर्ड में आया हुआ था इस प्रकार, मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन को सविस्तार समझाइए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जो मैंने कल वीडियो बताया था एक, वो प्लस आज दोनों के जो वीडियो है उसके जो नोट्स है वो साथ लिखने हैं। आप केवल इतना ही आगे वाला लिख के नहीं आना है, आपको ध्यान रखना। अगर ये आ जाए मादा युग्मकोद्भिद को सविस्तार समझाइए, तो कल जो वीडियो था वो प्लस आज, ये दोनों वीडियो बताने हैं। तो कल बताया था मैंने बीजांड की कोशिका है, वो प्रारंभ में मर्दोत्तकीय कोशिका से निर्मित होती है। उसके बाद में एक कोशिका बड़ी हुई, उसको क्या नाम दे दिया था, प्रसूतक कोशिका। प्रसूतक कोशिका में विभाजन हुआ, 2 कोशिका बन जाती है। कौन कौन सी कोशिका बन जाती है, वित्तीय कोशिका, बीजाणुजन। बीजाणुजन कोशिका है, उससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, और उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में बीजांड द्वार की तरफ, तो 3 तो क्या हो गए थे, नष्ट, और एक क्रियाशील था किधर की तरफ का, निभाग की ओर, जिसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। इस प्रकार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बन गया था एक, तो उसे क्या कहा गया है, गुरु बीजाणु जनन कहा गया। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। उसके इतना तो लिखना है, उसके बाद में जो आज बताऊंगा आपको वो लिखना है कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद है या भ्रूणकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं जो कल बताया था मैंने आपको। ये बीजांड है, उसकी एक कोशिका है, उसे क्या नाम दिया था, प्रसूतक कोशिका। क्या नाम दिया था, प्रसूतक कोशिका। अब इस प्रसूतक कोशिका है, उसमें विभाजन हुआ, कितनी कोशिका बन गई थी, 2 कोशिका बन गई थी। 2 कोशिका, एक कोशिका को क्या दिया था ऊपर नाम, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, वो क्या बनाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी होती है, 2n, और इससे कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4। और मैंने ये भी बताया था आपको, 4 गुरु बीजाणु रेखीय क्रम से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, ये बीजांड के अंदर 4 गुरु बीजाणु बन गए। अब इनमें से 3 जो बीजांड द्वार की तरफ थे वो क्या हो गए थे, नष्ट। ये क्या रहा, क्रियाशील। अब मैंने इस बीजाणु को बता दिया क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये एक होता है, वो किधर की तरफ वाला है, निभाग की ओर वाला। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बना था, इसे क्या नाम दे दिया गया था, गुरु बीजाणु जनन। अब ये यहां तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आगे भ्रूणकोश कैसे बनता है वो देखिए। तो जो गुरु बीजाणु जो था, क्रियाशील गुरु बीजाणु था, उसके अंदर कौन से विभाजन होते हैं। अब देखो यहां कौन सा हुआ था, अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन हुआ था, अर्धसूत्रीय। और गुरु बीजाणु जो बना था वो उसकी क्रिया जो सूत्र गुणिता थी वो कौन सी थी, n। कल क्वेश्चन ही पूछा था मैंने आपसे, तो उसमें उसका जो आंसर क्या था, n। अब ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या, किस प्रकार से इसमें क्रिया होती है। तो ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान रखना, यहां कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। तो समसूत्री विभाजन होता है, केवल केंद्रक विभाजन होगा। यहां इसमें अंदर समसूत्री विभाजन होगा और केंद्रक विभाजन होगा। तो एक कोशिका में कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें वापस केंद्रक विभाजन होता है और कितनी
यहाँ पर कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 से कितने बन गए, 4 केंद्रक बन जाते हैं। फिर वापस समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। यहाँ समसूत्री विभाजन फर्स्ट, यह कहेंगे पहला, यहाँ हो गया दूसरा, और यहाँ तो तीसरा विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, तीसरी बार होता है। और कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 केंद्रक बन जाते हैं। कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 केंद्रक। इस प्रकार से जो क्रियाशील गुरु बीजाणु था, जो किधर की तरफ था, निभाग की ओर था, उसमें कौन से विभाजन हुए, समसूत्री विभाजन हुए। और समसूत्री विभाजन है, उससे पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, ये केंद्रक विभाजन हो रहा है यहाँ पर। फिर 2 केंद्रक से कितने हो गए हैं, 4 केंद्रक, और 4 केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए हैं, 8 केंद्रक। इस प्रकार से क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 बार समसूत्री विभाजन होते हैं। कितनी बार, 3 बार। और कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 केंद्रक, यानी ये जो केंद्रक कितने हो गए हैं, 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो देखिए। 8 केंद्रक बने हैं, उनमें ये अलग अलग व्यवस्थित हो जाते हैं 8 केंद्रक। यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये भ्रूणकोश है। अब 8 केंद्रक बन गए इस भ्रूणकोश के अंदर, तो 3 जो केंद्रक होते हैं, 3 केंद्रक है वो तो किधर की तरफ चले जाते हैं, निभाग की ओर। तो ऊपर की तरफ जो निभाग की ओर 3 केंद्रक चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, जिसको क्या कहा जाता है, एंटीपोडल कोशिका, एंटीपोडल कोशिका कहा जाता है। यानी 3 केंद्रक है, इनमें से 8 केंद्रकों में से वो ऊपर निभाग की तरफ चले जाते हैं और ये तीनों क्या बनाते हैं, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल कोशिका बनाते हैं। यानी 3 केंद्र ऊपर चले गए, 3 केंद्र कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ। 3 केंद्र कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ। और ये क्या बनाते हैं, देखिए इनसे क्या बनते हैं, 2 तो बनती है सहायक कोशिका, एक ये और एक ये दोनों कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका। और ये जो बीच में है उसे बोला जाता है अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका। तो नीचे की तरफ 2 कोशिका सहायक कोशिका, इसके ऊपर अंड कोशिका, तीनों मिलकर क्या बनाती है, अंड समुच्चय। क्या बनाती है, अंड समुच्चय। फिर बीच में 2 केंद्रक, बीच में 2 केंद्रक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, द्विध्रुवी कोशिका, जिसको केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। अब यहां अच्छी तरह समझना आप कि जो गुरु बीजाणु था उसमें समसूत्री विभाजन हुए, कितने केंद्रक बने, 8 में 3 तो ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब निभाग की ओर चले जाते हैं, और तीनों क्या बनाते हैं, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल कोशिका बनाते हैं। 3 केंद्रक नीचे की ओर आ जाते हैं, जिनमें 2 तो क्या बनाती है, सहायक कोशिका। ये नीचे वाली 2 कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका, और एक जो ऊपर है ये कौन सी है, अंड कोशिका। तो 3 केंद्रक यहाँ आ गए, और इन दोनों को, अंड कोशिका और दोनों सहायक कोशिका को कंप्लीट रूप से क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय। और जो ये सहायक कोशिका होती है दोनों, इनके अंदर ये जो कोशिका है इनको बोला जाता है तंतु रूपी समुच्चय। अर्थात सहायक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। अब आप यहां देखिए 3 केंद्र तो ऊपर की तरफ निभाग की ओर आ गए,
3 केंद्रक कहाँ की तरफ आ गए, बीजांड द्वार की ओर आ गए। बचे कितने केंद्रक, 2 केंद्रक है वो कहाँ आते हैं, केंद्र में आते हैं और केंद्र में आकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। उसका नाम क्या है, द्विध्रुवी कोशिका या केंद्रीकीय कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां ये देखिए, एक जो क्रियाशील गुरु बीजाणु था उसमें विभाजन हुए, 8 केंद्रक बने। 8 केंद्रक से कितनी कोशिका बन गई, 7। कैसे बनी, 3 तो ऊपर की तरफ, 3 नीचे, कितनी कोशिका हो गई, 6, एक बीच में, तो कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिकीय। 7 कोशिकीय। और केंद्र कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना क्या कहलाती है, भ्रूणकोश कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रूणकोश। और इसे क्या कहा जाता है, मादा युग्मकोद विद कहा जाता है। तो यहां एक बीजाणु आया है, नाम देखिए मोनोस्पोरिक। इसका मतलब केवल 4 में से केवल एक ही क्रियाशील हुआ और वो क्रियाशील होकर क्या बना देता है, भ्रूणकोश बनाता है। इसलिए इस प्रकार से जो एक गुरु बीजाणु से, 4 में से केवल एक गुरु बीजाणु से क्या बना, भ्रूणकोश बना। इस प्रकार के भ्रूणकोश के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, एक बीजाणु या मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश कहा जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने कल वाला पॉइंट तो यहाँ रिपीट कर दिया और आज वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, मादा युग्मकोद विद के परिवर्तन को सविस्तार समझाइए। तो पहले तो ये लिखना है जो मैंने कल वीडियो में बताया था, वो लिखना है कंप्लीट, वो डायग्राम भी बनेगा और उसके नीचे साथ शुरुआत कर देंगे यहाँ से, फिर यहाँ तक करना है, ये डायग्राम बनाना है, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो बीजांड दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट देखिए अच्छी तरह। प्रारंभ में बीजांड है वो मर्दोती कोशिका से बना होता है, उसमें प्रसूतक कोशिका बड़ी हो जाती है, 2 कोशिका बनती है, जिनमें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अंदर की तरफ है वो क्या बनाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 नष्ट हो जाते हैं या अल्पकालिक होते हैं, एक क्रियाशील होता है। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है वो आगे क्या करता है, उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, केंद्रक विभाजन होते हैं, इसमें 2 केंद्रक, 2 4 और 8, इस प्रकार से 3 विभाजन होते हैं। कितने समसूत्री विभाजन होते हैं, 3, जिनमें से 3 केंद्रक ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिका बनाते हैं, 3 नीचे की तरफ अंड समुच्चय बनाते हैं और बीच में केंद्रीय कोशिका द्विध्रुवी कोशिका का निर्माण करते हैं। और इसको कंप्लीट रूप से क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद विधि कहा जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ एक बात समझने की है, छोटा सा टॉपिक है वो देखना आप। देखिए लघु बीजाणु होते हैं, यानी लघु बीजाणु जनन होता है, उसमें कितने लघु बीजाणु बने थे, 4, यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उससे कितने लघु बीजाणु बने थे, 4, और चारों काम कर रहे थे। और यहां क्या देखा आपने, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है जो कौन सी होती है, 2n होती है, उसमें कौन सी क्रिया हुई, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जनन, जिसके द्वारा कितने गुरु बीजाणु बने थे, 4, और 4 में कितने नष्ट हो गए, 3, तो एक ही क्या रहा, क्रियाशील। तो एक गुरु बीजाणु ही बनता है, ये ध्यान रखना आप। तो लघु बीजाणु जनन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु जनन के द्वारा एक ही गुरु बीजाणु बनता है, क्योंकि 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए कि 4 या 25 गुरु बीजाणु बनने के लिए, 25 गुरु बीजाणु बनने के लिए कितने गुरु बीजाणु जनन होंगे, तो कितनी बार होंगे, 25 बार ही होंगे, क्योंकि एक से एक ही बनेगा। जबकि आपसे पूछ लिए
100 लघु बीजाणु बनने के लिए कितनी बार लघु बीजाणु जनन होगा, तो कितनी बार बताओगे? 25 बार। 25 से कितने हो जाते हैं? 25 गुणा 4 बराबर 100। इस प्रकार से एक लघु बीजाणु जनन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनेंगे, गुरु बीजाणु जनन द्वारा एक ही गुरु बीजाणु बनेगा। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप अच्छी तरह समझना, नोट्स उतारना और देखना। अब आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है कि 50 गुरु बीजाणु बनने के लिए गुरु बीजाणु जनन कितनी बार होगा? दोबारा क्वेश्चन सुन लेना। 50 गुरु बीजाणु बनने के लिए कितनी बार गुरु बीजाणु जनन होगा? आपको सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू।